है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी की आंधी में कोई भी दल टिक नहीं सका था। कांग्रेस, बसपा, यहां तक कि सपा, जिसने 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, वो 50 तक का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकी। हालांकि इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी दल चौतरफा सियासी बिसात बिछाकर आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के जरिए सपा को शक्तिशाली बनाने में जुटे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली और लड़की हूं लड़ सकती हूं को नारा देकर कांग्रेस का बेड़ा पार करना चाहती है। वहीं बसपा जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए इस समाज के मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, 22 के चुनावी घमासान में तमाम दलों की तेजी से बढ़ती सक्रियता को देखते हुए बीजेपी जन विश्वास यात्रा भी कर रही है। इसके साथ ही सत्ताधारी दल ने ब्राह्मणों को साधने के लिए एक कमेटी भी बना दी है, जो सूबे की सभी 403 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं से संपर्क करने के बाद उन्हें योगी सरकार की सफलताओं के बारे में बताते हुए उनका रुख बीजेपी की ओर करने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या सत्ताधारी दल को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण कई मुद्दों को लेकर उनसे नाराज है और ये उनकी जीत की राह में बाधा साबित हो सकते हैं? क्या इसलिए बीजेपी ने अब ब्राह्मणों को साधने के लिए बड़ा कदम उठाया है? वहीं सपा लखनऊ में भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाकर और मायावती प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन कराते हुए क्या बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? आखिर 22 में ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसे मिलेगा? सत्ता के संग्राम में आज चर्चा इसी को लेकर। आज के मुद्दे विषाद पर ब्राह्मण। तो उत्तर प्रदेश में हर दल ब्राह्मणों को साधने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा। समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगाकर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की जुगत में जुटी है, तो वहीं बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा खुशी दुबे का उदाहरण देकर ब्राह्मणों पर योगी सरकार द्वारा किए गए अत्याचार का बखान कर रहे हैं। इसके साथ ही जिलों में लगातार ब्राह्मण सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी ने भी ब्राह्मणों का रुख अपनी ओर करने के लिए बैठकें शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पार्टी ने अपने सांसदों और मंत्रियों की बाकायदा एक कमेटी बनाकर बीजेपी की ब्राह्मणों के बीच पैठ और मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बहरहाल प्रमुख पार्टियों की इस बड़ी कवायद में कामयाबी किसे मिलेगी, ब्राह्मण वोट के तौर पर किसे अपना आशीर्वाद देंगे, इस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल को अपने नाम करने के लिए सियासी दल एक के बाद एक नए नए दांव चल रहे हैं। इसी क्रम में अब बीजेपी ने ब्राह्मण मतदाताओं का रुख अपनी ओर करने के लिए कोशिशें तेज कर दी। दरअसल दिल्ली में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक के दौरान यह निर्देश दिए गए हैं कि यूपी के सभी ब्राह्मण सांसद और मंत्री समाज के बीच सक्रिय रहें। सांसद और मंत्री विधानसभाओं में जाकर समाज को यह बताएंगे कि बीजेपी हमेशा से उनके साथ रही है और आगे भी रहेगी। रविवार को दिल्ली में यूपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अगुवाई में यह बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, सतीश द्विवेदी, आनंद स्वरूप शामिल हुए। इनके अलावा प्रदेश से चुने गए बीजेपी के ब्राह्मण सांसद और अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजीत मिश्रा, गुजरात के सांसद राम भाई मोकरिया और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की एक समिति भी बनाई गई है, जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। समिति को राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण नेताओं को भेजने और इस समाज को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। समिति नेताओं के कार्यक्रम को तय करेगी। सबकी बातें सुनने के बाद रणनीतिकारों ने निर्देश दिए हैं कि यह चुनाव का वक्त है, सब लोग समाज के बीच नजर आएं और लोगों को समझाएं कि सिर्फ भाजपा ही उनका भला कर सकती है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि बीजेपी इस कवायद में क्यों जुटी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण मतदाता हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी के कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण समुदाय के प्रतिनिधि चुनकर आए थे।
इसके बावजूद योगी सरकार में ब्राह्मणों का दबदबा पहले की तरह नहीं दिखा। सूबे के 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 9 प्रतिनिधि ब्राह्मण समुदाय से हैं। हालांकि फिर भी विपक्ष योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाकर ब्राह्मणों को अपने पाले में करना चाहता है। हालांकि विपक्ष को इसमें कामयाबी मिल ही जाएगी, इसे लेकर सवाल है। ज्यादा पुरानी बात न करते हुए 2007 और 2012 की बात करें तो इस दौरान बसपा और सपा ने ब्राह्मणों को साधने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो खूब की, लेकिन जब सरकार बनी तो इन पर उम्मीद के मुताबिक अमल नहीं हो सका। यही वजह रही कि 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही। खैर, अब 22 में कौन ब्राह्मणों को साध कर उनका आशीर्वाद पाता है, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 80% ब्राह्मणों ने वोट दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 58 ब्राह्मण विधायक जीते, जिनमें 46 विधायक बीजेपी से बने थे। इसके पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में जब सपा ने सरकार बनाई थी, तब बीजेपी को 38% ब्राह्मण वोट मिले थे। सपा की टिकट पर 21 ब्राह्मण समाज के विधायक जीतकर आए थे। वहीं 2017 में बीजेपी को 40% ब्राह्मण वोट मिले, जबकि 2007 में बसपा ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ का सफल प्रयोग किया था, जिसे बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था। यूपी की सियासत में मायावती ने 2007 में ब्राह्मणों को महत्व दिया था, जिसके चलते प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ गया। तब से जो भी दल सत्ता में आए, उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका रही। 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी से 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए। खैर, इस बार ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसे मिलेगा, इस सवाल को लेकर अब चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं बीजेपी नेता सुब्रम पांडे जी हैं, सपा नेता मनोज यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सबनम जी, आप बीजेपी पे, सबनम जी मेरी आवाज आ रही? जी जी एकदम आ रही है। सबनम जी, कहा जाता है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन अब ये भी होने लगा है कि अब जातीय आधार पे भी आप अपना समीकरण बिठाने लगे हैं। जैसा कि अभी चर्चा में है, विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि ब्राह्मण नेताओं की एक कमेटी बनाई है, जो ब्राह्मण नेताओं में सामंजस्य बनाएंगे और ब्राह्मण मतदाताओं के बीच जाकर के योगी सरकार के कामों का उल्लेख करेंगे। ये आप जातीय समीकरण कब से खेलने लगी बीजेपी? देखिए त्रिपाठी जी, हमारा एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इस एजेंडे में सब आते हैं और सब में सभी जातियां भी आती हैं। तो हम किसी भी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को हम एक तरफ छोड़ नहीं सकते। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं ये जातियों की भागीदारी जो है उसको भी अनदेखा करना मुश्किल है। लेकिन हमने जो भी योजनाएं जमीन पर उतारे और जो भी लोग लाभान्वित हुए, वो सभी जाति के, सभी धर्म के लोग रहे हैं। इसमें हमने कहीं भी कोई कोताही नहीं की है। लेकिन ब्राह्मण समाज जिसने कि लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा का साथ दिया है और बढ़ चढ़कर साथ दिया है, और भाजपा ने भी उन्हें उतना ही सम्मान हमेशा देते रहे हैं। देखिए, अगर हम सत्ता में आए तो हमारे पास 58 ब्राह्मण विधायक जीत कर आए। वहीं सपा जब सत्ता में आती है तो 21 केवल विधायक इनके पास होते हैं, और बसपा आती है तो 41 ब्राह्मण होते हैं। तो ये देखने की बात है, और उसके बावजूद उनकी भागीदारी सपा और बसपा के समय नगण्य के करीब था, और उनको वो सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान का वो धोखाधड़ी करके, इन्होंने वादे करके और उन्हें नकारा। लेकिन जब हम सरकार में आए तो हमने उन्हें उचित सम्मान दिया। 9 के करीब हमने अपने कैबिनेट में ब्राह्मण विधायकों को मंत्री पद दिया है। सीएम पद भी हमारे एक ब्राह्मण नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को मिला है। तो आप देखिए कि ब्राह्मणों के लिए लगातार हमने काम किया। अगर पहली बार देश की राजनीति में कोई सरकार आई है जिसने आर्थिक तौर पे कमजोर उच्च वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया है 10%। तो इसमें हमने इन बातों को ध्यान रखा है कि बहुत से ऐसे उच्च वर्ग के, जिसमें ब्राह्मण वर्ग के भी हमारे हमारी सबनम जी, तो फिर सबनम जी, तो ये कमेटी बनाने की इस समय जरूरत, के समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और जैसा कि कहा जा रहा है राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक
समीकरण जो कह रहे हैं कि एक आरोप लग रहा है योगी सरकार पे, वो है कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है। ये समिति बनाने की क्यों जरूरत पड़ी अगर सबका साथ सबका विकास है तो? देखिए त्रिपाठी जी, ये आरोप तो विपक्ष लगा रही है, जनता नहीं लगा रही। जनता जानती है कि ये एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने ब्राह्मणों को जो सम्मान दिया है वो आज तक के भारत के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं दिया है। अगर देखा जाए तो अयोध्या में अयोध्या मंदिर का निर्माण होना, और वाराणसी में देखिए तो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस तरीके से करना, धार्मिक स्थलों का उच्चीकरण करना, ब्राह्मणों की एक प्राथमिकता पे मांग थी अयोध्या को लेकर, उसको हमने बहुत ही तत्परता के साथ उस पर काम किया है। तो आरक्षण देना, तमाम ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिससे कि ब्राह्मण वर्ग जो लंबे समय से हाशिए पे थे, कोई जाटव वोट बटोरता था तो कोई MY वोट मुस्लिम और यादव वोट बटोरते थे, ये केवल ब्राह्मणों को लुभाने का काम करते थे। कहीं ना कहीं ये डर इन्हें तब से समा गया जब हम 58 विधायक ब्राह्मण जीत कर लाते हैं, तो इनके मन में एक डर समा गया कि पूरा ब्राह्मण समुदाय धीरे धीरे भाजपा की तरफ उड़ रहा है। तो उन्होंने ये अफवाह फैलाना शुरू किया कि हम ब्राह्मण हमसे नाराज है, पर ब्राह्मण नेता हमसे प्रसन्न है। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी तक से ब्राह्मण नेता हमारी पार्टी में चले आते हैं। तमाम ब्राह्मण नेताओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है जी। यही बात इन्हें खौफ दे रहा है और इसी खौफ की वजह से ये बार बार ये अफवाह फैला रहे हैं। वही बनाना, ब्राह्मण नेताओं का जनता के बीच जाना। चुनाव के समय हम हर स्तर पे अपनी रणनीति बनाते, अब जनता के पास, हर वर्ग के जनता के पास उस वर्ग के नेता पहुंचे और उनके अनुसार उनकी बातें सुनी जाए, उनकी जो समस्याओं का समाधान है उसको जाना जाए, जो समस्याएं हैं उसके बारे में आगे बात की जाए। ये हमारी चुनावी रणनीति के तहत, और इस रणनीति में हम हर एक जाति के पास जाते हैं और ब्राह्मण जाति के बीच भी जाना हमारा परम धर्म है। जी शबनम जी, वो आपने कहा कि खौफ आ गया उनको, उसी खौफ के कारण तो नहीं कहीं आपको समिति बनाने की जरूरत पड़ी। खैर मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, 12 से 17 के बीच में परशुराम जी की मूर्ति लगवा देते, इस समय घोषणा करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज है कि लगवा देना चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों नहीं लगवाएंगे। जी, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को अवगत कराना चाहूँगा। जी, जब 12 से 17 के दौरान आदरणीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश की सरकार के, जी, तब 600 से ज्यादा एनकाउंटर और मर्डर ब्राह्मणों के नहीं। जी, ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। जी, अपराध और अपराधी का ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं था। जी, समाजवादी पार्टी में 21 विधायक चुने गए हो अथवा आधे दर्जन से ज्यादा मिनिस्टर रहे, जी, ये एक अलग मसला हो सकता है। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी 5 साल, यानी कि इन 5 साल में जितने भी दिन रहे, इसमें एक दिन भी ब्रेकिंग नहीं चली कि अमुक ब्राह्मण का सरकार ने एनकाउंटर करा। जी, मैं ब्राह्मण शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अपराधी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमारी जात में स्पेशली 2 जातियों को ये कहा जाता था कि ये लोग गुंडे हैं, यहाँ यादवों को और मुसलमानों को। तो ब्राह्मणों का 650 से ज्यादा एनकाउंटर किया। और शबनम जी ने अभी चुनाव की बेला के पावन अवसर पर उसकी शुरुआत पर ही मतलब भाव विभोर होके, या कह लीजिए ब्राह्मणों को लुभाने के चक्कर में वो शब्द कह गई जो शायद मेरे ख्याल से संवैधानिक की प्रक्रिया से कहीं गुजरता ही नहीं। एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कहा हमने ब्राह्मणों के लिए राम मंदिर बनवा दिया और काशी बनवा दिया। जी, अगर आपकी सोच इस तरह की तो मैं आपको सत बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि अगर किसी देश में एक जाति को ही भगवान राम का और काशी का उद्धारक और उनको माना जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस देश का कुछ भला होगा। जी, अगर आरएसएस की थॉट ये है, भगवान राम का मंदिर इस देश के 130 करोड़ लोग। शबनम जी, मनोज जी की बात पूरी आ जाए, मैं आपके पास आऊंगा। मनोज जी की बात पूरी आ जाए, आपने अपनी बात रखी, मनोज जी बड़े धैर्य से सुना, प्रदीप जी ने बड़े धैर्य से सुना, इनकी बात आ जाए मैं फिर आऊंगा आपके पास। जी मनोज जी, मैं ये कह रहा वो सबका मंदिर है। वो अगर आपको लगता है कि समाजवादी, मैं सहमत हूँ इस बात से आपके, ये मैं सहमत हूँ आपकी, आप समाजवादी, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। जी 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 त्रिपाठी जी। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि ब्राह्मणों को आरक्षण दिया।
ये भी आप गलत बोल गए शबनम जी। वो सवर्णों का है, जो गरीब सवर्ण है उसका है वो आरक्षण। उसमें ब्राह्मण भी है, भूमिहार भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, और वो कास्टें हैं जो सवर्ण वर्ग को रिप्रेजेंट कर। आप इस तरह की बातें कह के भ्रमित मत करिए लोगों को। एक जाति के खिलाफ लोगों को एनिमी मत बनाइए, उनका दुश्मन मत बनाइए। ब्राह्मण बहुत सॉफ्ट होता है, वो मधुर बोलता है, मधुर खाता है। और आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये वोकल आरएसएस की हो सकती है कि वो लोगों से नफरत फैलाती हो, लेकिन आमूमन और ब्राह्मणों की बात सिर्फ अगर कही जाएगी इस तरह से, तो वो मेरे ख्याल से कदाचित नहीं सत्य हो सकता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको चुनाव लड़ना है, लड़िए। आपको जो बातें, अपने मुद्दे, अपने काम को जनता के बीच में गिनाइए, लेकिन धर्म को, किसी जाति को संकुचित मत करिए। आपको सबसे ज्यादा वोट मिलता है, आपको मुबारक। हमें 21 सीटें मिलती, हमको मुबारक। आपको 41 मिलती, आपको मुबारक। लेकिन जिस तरीके की नफरत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक जाति के खिलाफ, सवर्णों की एक जाति के खिलाफ अपने आप का प्रदर्शन किया है, वो किसी से छुपा नहीं है जी। वो तिवारी जी के हाथे का छापा भी है, और इनकाउंटर की संख्या भी है, और पोस्टिंग और जितनी भी उस तरह की चीजें हुई वो भी हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि किसी भी स्टेट के लिए, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए, अगर चुनावी प्रक्रिया में आपको जाना है तो आपको अपने मुद्दों पे जाना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है। मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं करूंगा आज टीवी डिबेट में कि ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी पसंद करेगी। किसी एक जात, किसी एक धर्म के पसंद करने से किसी की सरकार नहीं बनने जा रही। और सरकार वही बना पाएगा जो सभी को सम्मान त्रिपाठी जी देगा, जो सभी को उनके अधिकारों की बात करेगा। समाजवादी पार्टी सबकी बात कल भी करती थी, आज भी करती है और कल भी करेगी। क्योंकि बीजेपी हम पे, आरएसएस हमेशा आरोप लगाती है कि हम यादवों की पार्टी हैं, हम मुसलमानों की बात सुनते हैं। लेकिन आपने अपने मुख से कहा, अगर मैं कहता तो हो सकता जनता को भ्रम लगता कि समाजवादी पार्टी में 21 विधायक थे और आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो ये सारी बातें जनता के जहन में है। कौन सबसे ज्यादा उनके अधिकारों को और उनको सम्मान दे सकता है, वो आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी की चेहरे पे, उनके नाम पे, उनके काम पे सारे वर्ग को उत्तर प्रदेश के विश्वास है। और इसी विश्वास, मनोज जी यहाँ एक सवाल छोटा सा बनता है, फिर प्रदीप जी के पास जाएंगे। मनोज जी, सवाल बनता है, जो आपने 650 इनकाउंटर गिनाए ब्राह्मणों के, ऐसा तो है नहीं कि ब्राह्मण दूध के धुले होंगे। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपराधी नहीं होगा। ब्राह्मण भी विकास दुबे जैसे भी अपराधी हुए हैं, इनके इनकाउंटर हुए हैं। तो अपराधियों का इनकाउंटर होना जात से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल जायज नहीं ठहराता, मैं बिल्कुल जायज नहीं ठहराता। लेकिन अगर समाजवादी सरकार में ये लोग अपराधी के रूप में थे, या बीजेपी की सरकार में ये लोग अपराधी के रूप, तो जिस तरीके से हम पे आरोप लगाए गए, तो फिर वो आरोप झूठे होंगे। यादवों ने पूरे प्रदेश में गुंडा तंत्र मचा रखा, तो ये भी फिर गलत होगा आरोप ना। और दूसरी आपने बात कही, मैं विकास दुबे का पक्षधर नहीं हूँ, या किसी भी जाति के माफिया का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का कोई दोष नहीं था। वो 1 हफ्ते पहले की ब्याहता थी, आज अस्पताल, वो जेल में सड़ रही है, उसकी जमानत नहीं होने दे रही सरकार। उसका दोष क्या था? अगर मेरा कोई रिश्तेदार अपराधी हो गया, मेरा अगर वो महिला थी उसका पति अपराधी हो गया, तो उसका क्या दोष था? उसने तो ईश्वर के समक्ष साक्षी मान के उससे शादी की थी। और किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, ये बात न्यायालय में नहीं गई है त्रिपाठी जी। वो बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के ठोको नीति तक ही सीमित रह गई कि कौन अपराधी था, कौन नहीं था, किधर से गोली चली, कौन किसको पकड़ने गया था, क्यों पकड़ने गया था, किसका क्या दोष था। ये सारी बातें केवल न्याय प्रक्रिया से नहीं गुजरी है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, जो अपराधी नहीं है उस पर अत्याचार मत करो, और जो अपराधी है उसको तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अपराधी बनाओ ना। हो सकता है किसी कोई गुंजाइश बनती हो कि वो अपराधी न सिद्ध हो, लेकिन आपने तो उसको सबको अपराधी बना दिया। जिसको चाहा उसका इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर करने के बाद न्याय की प्रक्रिया की कौन सा रास्ता बचता है? हमको त्रिपाठी जी आप बताएं, कौन सा रास्ता बचता है कि मैं अपराधी नहीं हूं, या मुझे द्वेषवश या किसी के षड्यंत्रवश मैं अपराधी बन गया, या किसी ने मुझे अपराधी बना दिया, किस तरीके से मेरा जीवन था, ये बीजेपी ने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि अपराधिक प्रवृत्ति की मानसिकता के लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति पे बैठ गए पदों पे, जिससे ये बात किसी को मौका तक नहीं मिला कि मैं अपराधी हूं कि नहीं। और अगर किसी का मुकदमा ही अपराधी है बनाने का सबसे आसान प्रक्रिया या सबसे मुख्य अस्त्र है, तो मुख्यमंत्री पे तो कितने मुकदमे,
उप मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे? तो एडीआर की रिपोर्ट आई है, कल की या परसों की रिपोर्ट है, जो 45 लोगों के नाम आए विधायकों के, उसमें 40 उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार के विधायक। तो क्या सब पे गोली चलवा दोगे? क्या सबको आप इनकाउंटर करा दोगे क्या मुकदमों के आधार पर? सबको अपना पक्ष कहने की आजादी है, यही स्वतंत्र देश की सबसे बड़ी चीज। अपराध कौन सा रुक गया? कौन सा अपराध रुक गया उत्तर प्रदेश में? एनसीआरबी के जब आंकड़े उठा के त्रिपाठी जी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हर मामला में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों को मार दिया फिर भी अपराध नहीं कम है। मनोज जी, निश्चित तौर पे एडीआर की रिपोर्ट में जिसके जितने विधायक हैं अनुपात अगर लगाया जाए तो सपा का भी कांग्रेस का भी लगभग उतना ही आ जाता है। जितने विधायक हैं उनके 40 हैं तो आपके 5 हैं, जितने भी हैं, तो वो अलग मुद्दा हो जाता है। हम आपके पास फिर से आएंगे, प्रदीप जी से भी बात ले लेते हैं। प्रदीप जी, निश्चित तौर पे मनोज जी की पार्टी, प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही? प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी हाँ, आवाज स्पष्ट आ रही है? अब आ रही है। मेरी आवाज वापस आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है, मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाई पड़ रही है। प्रदीप जी, एक जहां तक आज जो हमारा है, जो ब्राह्मण है वो विषाद पे आ गए हैं। मैंने सबनम जी से भी सवाल किया कि एक समिति बना दी गई है कि उनसे तालमेल करो, सामंजस्य स्थापित करो, और उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक जानकार हैं, पंडित हैं, उनका भी कहना है थोड़ा कहीं न कहीं ब्राह्मण थोड़ा बहुत योगी सरकार से रुष्ट हैं। ऐसा जानकारों का कहना, मुझे नहीं मालूम बहुत ज्यादा कि क्या है क्या नहीं है, एक तो सर्वे की बात होती है। मनोज जी ने कहा कि परशुराम, अखिलेश जी ने कहा कि परशुराम जी का हम मूर्ति लगवाएंगे, लखनऊ में लगवाएंगे। सबनम जी की पार्टी बीजेपी ने एक समिति बनाई है कि ब्राह्मण मतदाता अच्छे खासे हैं, 10 से 12, 80 सीटें लगभग कही जाती हैं ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाता डिसाइडिंग है। अब ऐसी स्थिति में क्या आपके पास भी कोई इन मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई एक नया नारा है? हालांकि महिलाओं का नारा देके प्रियंका जी ने धूम मचा दी है, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये भी नारा जबरदस्त रहा आपका। स्कूटी से लेके बहुत सारी चीजें जो महिलाओं को रिझाने के लिए बात कही गई हो सब हैं, लेकिन ये जाति विशेष, खासकर ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए या ब्राह्मण मतदाताओं की भलाई के लिए आपकी सरकार बनती है, तो उनकी भलाई के लिए कोई योजना है क्या कांग्रेस के पास? देखिए, स्पष्ट कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि जाति के आधार पर किसी प्रदेश में या देश में सरकार नहीं चलाई जा सकती। जी, सरकार चलाई जाती है प्रदेश के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए। मुद्दे होते हैं किसान, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई। इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार को अपने घोषणा पत्र में जो उसने वायदे किए हैं, सरकार को ये बताना चाहिए कि वाकई किसानों के लिए उन्होंने क्या किया। किसानों के सीने पर अब गाड़ी चढ़ाई जाएगी नहीं चढ़ाई जाएगी, बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी, महंगाई जो अपने चरम पर है वो कुछ नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, महिला सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है तो क्या इसमें का कोई ग्राफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा, अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, इसका ग्राफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम एक समिति बनाई जा रही है, आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों को लुभाने की बात हो रही है। समिति बन गई है, कहे तो मैं नाम बता दूं आपको। तमाम प्रदीप जी, समिति बन गई है, आप कहिए तो नाम बता दें। पूरी बात तो आने दीजिए। नहीं, आपने कहा कि आपके माध्यम से मालूम पड़ा समिति बनाई जा रही है, कहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि समिति बना दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजीत मिश्रा जी हैं, गुजरात के सांसद राम भाई मोकरिया हैं, और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की एक समिति बनाई गई है। समिति बन गई है। जी, ठीक है। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं, जब आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, जब वो योगी सरकार को आज एकाएक ये बात, ये समिति क्यों बनानी पड़ी, क्यों इस मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ानी पड़ी? बात स्पष्ट है कि ये राजनीतिक वातावरण में ही नहीं, पूरे समाज में ये बात तय हो गई है कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और पिछड़ा वर्ग विरोधी है। ये सरकार इन वर्गों का विरोध करती है और राजनीतिक स्तर पर इनसे विद्वेष के भाव रखती है। जब भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की बात करती है तो आप ये बताइए कि आपने कहा सबकी विरोधी है तो किसी के साथ भी है क्या? आपने दलित विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, ब्राह्मण विरोधी बताया, तो है किसके साथ सरकार फिर? तो बात पूरी आ जाने दीजिए, उसके बाद सवाल भी कर लीजिएगा। जी नहीं, आपने कहा कि विरोधी है। हम ये कह रहे हैं
हाँ, तो बात पूरी आ जाने दीजिए, फिर सवाल पूरा एक एक करके कर लीजिएगा जी। हम ये कह रहे हैं कि अब ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने भी निश्चित तौर पर पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने 650 से ज्यादा अपने कार्यकाल में ब्राह्मणों की हत्याएं कराई हैं। एनकाउंटर नहीं, हत्याएं कराई हैं। और इसमें इतना ही नहीं हो रहा है, 11 दिन में 23 ब्राह्मणों की हत्या होती है और रायबरेली वगैरह में तो जिंदा जला दिए जाते हैं। लखनऊ में विवेक तिवारी को गोली मार दी जाती है, कमलेश तिवारी को गोली मार दी जाती है, पप्पू द्विवेदी को फर्जी इनकाउंटर में मारा जाता है। और हम ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि अभी तक 62 इनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए हैं, जिसमें 32 इनकाउंटर तो ऐसे हैं जो टोटली फर्जी हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि हम ब्राह्मण समर्थक पार्टी हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। सवाल इस बात पर भी उठते हैं, जब इतने प्यार से ब्राह्मणों ने आपकी सरकार बनाई थी, उनका भी प्यारा समर्थन था, उसके बावजूद भी आपकी सरकार में मंत्री का प्रतिशत क्या है? हम ये पूछना चाहते हैं, इतनी हत्याओं के बावजूद भी आप जो ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हैं, क्या एक लफ्ज भी नहीं बोल पाते? इसलिए नहीं बोल पाते कि आपने जिस तरीके से उन्हें पीछे धकेल रखा है, आपने जिस तरीके से उन्हें कमजोर बना रखा है, इनकी आवाज निकलने की स्थिति नहीं है। हम ये सवाल करना चाहते हैं। और एक बार इतना ही नहीं, आप देखिए आज की स्थिति है, सरकार ने पूरी राजनीतिक तरीके से मंदिरों के अंदर भी ब्राह्मण पुरोहितों की संख्या कम करने की कोशिश की है। सांस्कृतिक और संस्कृत विद्यालय लगभग समाप्ति के दौर से गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि हम ब्राह्मण समर्थक है, तो ये बात बेईमानी होगी। अब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी बताए कि आज तक जब जब इनकी सरकारें आई, क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री का चेहरा कभी इन्होंने इस प्रदेश को दिया? क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया? क्या ये सवाल है। इन सवालों का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जब कांग्रेस पार्टी से सवाल होता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारी सरकारों में जब तक 33 वर्ष हमारी सरकारें रहीं, हमने 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण दिए थे। हमने गोविंद बल्लभ पंत दिया था, हमने सुचिता कृपलानी दिया था, हमने पंडित कमलापति त्रिपाठी दिया था, हमने हेमवती नंदन बगुड़ा दिया था, हमने श्रीपति मिश्रा दिया, हमने नारायण दत्त तिवारी दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए बताएंगे? हम पूछना चाहते हैं। और जो ब्राह्मण मंत्री कैबिनेट में है भी, क्या उनकी स्थिति क्या है ये भी प्रदेश जानता है? तो ये सारे सवाल हैं। और योगी सरकार में जो परिस्थितियां हैं साफ और स्पष्ट है। आज 80% थानों में एक बिरादरी के थाना अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं। पंडित जी अपनी साइकिल लेकर के किसी साइकिल चोरी की एफआईआर किसी थाने में लिखाने जाते हैं, तो 20 लाठी दरोगा जी मारते हैं, कहते हैं ये अपराधी है, इसी को बंद कर दो। ये स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में इसके बावजूद भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस सरकार में बैठे हुए लोग जब ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हितैषी हैं या उसके लिए आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो ये बेईमानी नजर आता। इस तरह की तमाम समितियां बनती रहेंगी, लेकिन आपकी स्थिति स्पष्ट है। आप ब्राह्मण विरोधी भी हैं, आप दलित विरोधी भी हैं, आप बैकवर्ड विरोधी भी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी। अगर आप एक लाइन में कहा जाए तो आप क्षत्रिय महासभा की सरकार हैं। और इसके अलावा आपने कोई काम अगर किया, विकास के मुद्दे पर जब आप बात करते हैं तो आप किसान विरोधी हैं, आप युवा विरोधी हैं, आप जो है आप महिला सुरक्षा में फेल हैं, आप बेरोजगारी के मामले में फेल, आप महंगाई के मामले में फेल। इन सवालों का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। बिल्कुल देंगे वो, लेकिन आपने जिस तरह सारे विरोधी बता दिया, सिर्फ क्षत्रिय महासभा बताई, तो हमें तो लगता है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपके अनुसार बीजेपी 2.5 के अंक में आ जाएगी। निश्चित तौर पर ये देखिए एकदम साफ और स्पष्ट 80% थानों में ठाकुर साहब बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से पंडित जी एक साइकिल चोरी की एफआईआर लिखाने पहुंच जाते हैं, 20 लाठी मारी जाती है और या तो थाने से भगा दिए जाते हैं या उन्हें पकड़ के बंद कर दिया जाता है कि अपराधी यही है। जी चलिए रवि जी, आपके देखिए 2007 में जब सोशल इंजीनियरिंग ब्राह्मणों को साथ लेकर सतीश चंद्र मिश्रा जी लेकर आए थे, उस दौरान ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा था राजनीति में। हालांकि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के तहत ठाकुर और ब्राह्मणों को मिला करके फिर सरकार बनाई थी, लेकिन ज्यादा योगदान ब्राह्मणों का रहा। उसके बाद क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2022 में प्रस्तावित है, उसमें ब्राह्मण मतदाता किसकी तरफ जा सकते हैं या डिसाइडिंग होंगे क्या? रवि जी देखिए त्रिपाठी जी, दरअसल पिछले 3 दशक की अगर बात करी जाए, खासकर 1990 बाद जिस राजनीतिक दल ने हर जो चुनाव में ब्राह्मण कार्ड खेला है, उसको उसका लाभ मिला है। 2007 में भी देखिए अब बसपा को लाभ मिला, उसके बाद 12 में समाजवादी पार्टी के जो 21 विधायक ब्राह्मण जीत कर आए, और 2017 में निश्चित तौर पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है वो ब्राह्मण मतदाता वापस हुआ है काफ़ी। अगर आप केवल लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उसे विधानसभा चुनाव में भी 2/3 बहुमत
हासिल हुआ है, तो ब्राह्मण मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। भले ही उनकी आबादी वहाँ पर 10 से 12% है, 10 से 12% उनके मतदाता हैं, तीसरे नंबर पर है। बावजूद इसके जो है, चूंकि उनका अपना एक सामाजिक रुतबा है, राजनीतिक जो सियासत होती है उसको मोटिवेट करने में वो सक्षम है, तो इसके चलते जो है ब्राह्मण मतदाता वहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम साबित होते हैं। और यही वजह है कि हर चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल जो भी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं वो ब्राह्मणों को रिझाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अभी पिछले 3-4 महीने के दरमियान ये लगातार देखते आ रहा है कि अगर मान ली बहुजन समाज पार्टी अयोध्या में ब्राह्मणों का सम्मेलन करती है, उसके बाद वो प्रबुद्ध सम्मेलन करती है, तो समाजवादी पार्टी ने भी जो है जिला स्तर पर जाके सम्मेलनों का आयोजन किया। और अब आपने भी जैसा बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, वो परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं, एक बड़ा सा फरसा भी वहाँ पर लगवाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ब्राह्मणों को रिझाने की बात कही गई। लेकिन सबसे मूल बात यही है इस आने वाले उपचुनाव में, आने वाले आम चुनाव में त्रिपाठी जी, कि जो मतदाता पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था, तो बाकी के दल कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने पाले में वापस लाया जाए। जी, तो स्वाभाविक तौर पर जो आने वाले आम चुनाव में ब्राह्मणों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण, खास करके अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 12 जिले हैं वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है मतदाताओं की, और वो सत्ता के बनाने और बिगाड़ने में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी, शबनम जी हमारे पास आएंगे। हमारे साथ अंशु शर्मा जी जुड़े हैं, ब्राह्मण महासभा से जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं। अंशु जी, मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्थिति में इस समय अचानक फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता उपयोगी हो गए हैं, अचानक धूमकेतु जैसे आए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके पहले ब्राह्मण नेताओं की एक समिति बना के बीजेपी भी उनसे सामंजस्य स्थापित करना चाहती थी। अखिलेश यादव जी की घोषणा आपको पता ही होगा। अभी प्रदीप जी भी हैं कांग्रेस से, कांग्रेस का अपना एक अलग एजेंडा है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश से जितने मुख्यमंत्री बने हैं उन मुख्यमंत्रियों में 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए हैं ब्राह्मण, बाकी और दलों ने नहीं दिए हैं। ये सब उन्होंने गिनाया। तो असली हितैषी ब्राह्मणों के कौन सा दल है? देखिए, ब्राह्मण समाज हमेशा से राष्ट्रवादी सोच के साथ रहा है। अब राष्ट्रवादी सोच किस पार्टी की है, कौन राष्ट्र के लिए, कौन सी पार्टी राष्ट्र के लिए तत्पर है, राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है, ब्राह्मण समाज हमेशा ऐसी पार्टी के साथ रहा है जी। मगर हम इधर लगातार हम लोग विगत कई सालों से ये देख रहे हैं कि जब से विकास दुबे का जो मुद्दा ब्राह्मण समाज के उसमें आया है, तब से ब्राह्मण समाज में अच्छी खासी नाराजगी है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार खुशी दुबे का प्रकरण हो, क्योंकि हम अपने समाज की आवाज को बढ़ चढ़कर उठाने का संगठन के माध्यम से काम करते हैं, और मैं एक सामाजिक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। खुशी दुबे प्रकरण में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया, मगर खुशी दुबे, अब आप ये सोचिए 10 दिन की विहिता जो आई हो उसको किस तरीके से जेल में रखा जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ, ये है जो अपराधी है, अपराधी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है, अगर उस पर कुछ पार्टी कर रही है, एक्शन ले रही है, तो हम लोग इसके खिलाफत में हैं। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं पार्टी के अंदर जिनसे ब्राह्मण समाज नाराज है। हम सब भी अंदर से कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर भी नाराजगी है, मगर हाँ, ये है एक राष्ट्रवादी सोच के साथ जो ऐतिहासिक कार्य भाजपा ने किए हैं, इस वजह से हम लोगों के पास दूसरी पार्टी का कोई नहीं है कि हम किसी और पार्टी में हम लोग जाएं। चलिए, वो तो आपने खुद ही बता दिया कि भाजपा के आप सक्रिय सदस्य भी हैं, लेकिन अभी प्रदीप जी ने बहुत अच्छा एक आंकड़ा दिया है। उन्होंने 650, मनोज जी ने दिया 650 से ज्यादा ब्राह्मणों के इनकाउंटर हुए। हो सकता है अपराधी हैं, इनकाउंटर हुआ हो, लेकिन प्रदीप जी ने कहा कि 65 ऐसे इनकाउंटर हुए जिसमें 32 पूरी तरह से फर्जी है। 65 इनकाउंटर में ब्राह्मणों से सीधे उनके साथ इनकाउंटर हुआ, उनको मारा गया, जिसमें 32 पूरी तरह से फर्जी निर्दोष ब्राह्मण थे। इस पे कितना सहमत है? जनता पार्टी के ही खेमे में अपना वोट ब्राह्मण समाज ने हमेशा दिया है, और ब्राह्मण समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का। ये आप भाजपा के सदस्य होने के नाते आप बोलने लगे, मैं एक ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष होने के नाते मैं भाजपा का सक्रिय सदस्य, मैं इस टाइम सदस्यता ना देख के मैं सिर्फ एक ब्राह्मण समाज का प्रदेश अध्यक्ष और अध्यक्ष नेतृत्व करने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ।
सदस्यता से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना। खुशी दुबे का मामला है, अपने समाज, खुशी दुबे का मामला है, लेकिन सिर्फ अपने समाज की आवाज के लिए मैं इस बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार जो भी कुछ समस्याएं इस तरीके से हमारे समाज में भी कुछ समय से चल रही हैं, जिनके लिए हम लोग अगर कोई भी विषय उठाते हैं तो उस विषय पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। जो बिल्कुल, जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा कि 32 फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, वो आपके भी नॉलेज में होंगे, आप ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। जी, ब्राह्मणों के 32। देखिए ब्राह्मण, मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि अपराधी की कोई जांच नहीं होती है। यदि वो अपराधी है, चाहे वो हमारे समाज से हो, अगर अपराधी है तो उस पर अगर कानूनी कार्रवाई की जा रही है तो उसमें हम और हमारे समाज किसी भी तरीके का कोई, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। मगर सवाल मेरा ये है कि प्रदीप जी कांग्रेस से हैं, उन्होंने कहा कि 32 फर्जी इनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए हैं, आपके नॉलेज में है क्या ये? 32 फर्जी जो इनकाउंटर हुए हैं, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो ये बताएं 32 जो इनकाउंटर हुए हैं उनमें फर्जी बताएं कि कौन से इनकाउंटर फर्जी हुआ है। चलिए ठीक है। भाजपा समाचार सबनम पांडे जी है, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी आपका। सबनम जी, हमने जोड़ा था ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष को, लेकिन वो पार्टी के आपके सक्रिय कार्यकर्ता निकले तो इसलिए, लेकिन दर्द उनका भी कह रहा है। खुशी दुबे का प्रकरण वो भी मनोज जी ने उठाया है कि एक ब्याहता 7 दिन पहले जिसका ब्याह हुआ हो वो कैसे अपराधी, ठीक है उसका ब्याह किसी अपराधी से हुआ है, तो क्या वो 7 दिन में उसको अपराधी के रीति रिवाज में ढाल पाएगा? 7 दिन पहले वो ससुराल आई है और उनके पति का इनकाउंटर हो गया, उसको भी आपने अंदर कर दिया, वो कहां से अपराधी हुई? एक दूसरा, इनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए हैं, आपके नॉलेज में है क्या ये? 32 फर्जी जो इनकाउंटर हुए हैं, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो ये बताएं 32 जो इनकाउंटर हुए हैं उनमें फर्जी बताएं कि कौन सा इनकाउंटर फर्जी हुआ है। चलिए ठीक है। भाजपा समाचार सबनम पांडे जी है, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी आपका। सबनम जी, हमने जोड़ा था ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष को, लेकिन वो पार्टी के आपके सक्रिय कार्यकर्ता निकले तो इसलिए, लेकिन दर्द उनका भी कह रहा है। खुशी दुबे का प्रकरण वो भी मनोज जी ने उठाया है कि एक ब्याहता 7 दिन पहले जिसका ब्याह हुआ हो वो कैसे अपराधी, ठीक है उसका ब्याह किसी अपराधी से हुआ है, तो क्या वो 7 दिन में उसको अपराधी के रीति रिवाज में ढाल पाएगा? 7 दिन पहले वो ससुराल आई है और उनके पति का इनकाउंटर हो गया, उसको भी आपने अंदर कर दिया, वो कहां से अपराधी हुई? एक दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल उसमें मैं भी उठाना चाह रहा था, मनोज जी ने उठाया कि राम मंदिर बनवाया, काशी विश्वनाथ मंदिर से पूरे आपने कायाकल्प कर दी। मंदिर तो सबके होते हैं, मंदिर हमारे भी हैं, आपके भी हैं, एक एससी के भी, एसटी के भी है, जिसके लिए लड़ाई भी, सामाजिक ताना बाना बना रहे इसके लिए लड़ाई भी चल रही है, संघर्ष भी हो रहे हैं। ऐसे में चाहे काशी विश्वनाथ हो चाहे राम मंदिर हो, तो सबके हैं, क्या ये ब्राह्मणों के लिए अकेले हैं? और खुशी दुबे प्रकरण बहुत बड़ा मामला उठाया है मनोज जी ने भी, अपने प्रदीप जी ने भी, और आपके ब्राह्मण सक्रिय भाजपा के सदस्य अंशु शर्मा जी का भी दर्द आपके सामने है। तो पाटिल जी, सबसे पहले तो मेरी बातों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के बोलने की चेष्टा की है। मनोज यादव जी ने मैंने साफ तौर पे कहा है कि जो धन संसद में जितने भी ब्राह्मण रहे हैं जो लगातार इस बात के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि सरकार में आने के बाद कहीं ना कहीं अयोध्या मंदिर पर आवाज उठाई जाए, और भगवान श्री राम जी पर जय श्री राम के नारे पर जिसको आपत्ति होती थी, उस पार्टी के लोग आज परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं। और मैंने कहीं भी हमारे देश के प्रदेश की पूरी जनता की आस्था भगवान श्री राम में है और वो मंदिर सबका है, लेकिन वहाँ पे अयोध्या में तमाम ब्राह्मण जो धर्म पूजा पाठ कराते हैं, सभी ने एकजुट होकर इस पर आवाज उठाई थी और हमने उनकी आवाज को बुलंद किया और अयोध्या मंदिर को बनाने का कार्य शुरू किया। दूसरी ओर पर जो लोग बार बार ब्राह्मणों के लिए थोड़ी, ये तो सबके लिए बनवाया ना राम मंदिर आपने? नहीं, वो सबके लिए बनवाया, लेकिन आप जानते हैं धर्म से जो वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण जाति के लोग या जो पूजा पाठ कराते हैं उनको ब्राह्मण के तौर पर जब हम हमारे लिए पूज्य हैं
उन्होंने इसकी आवाज उठाई थी, ये सभी लोग जानते हैं। कुंभ में धर्म संसद बैठा था और उस पर उन्होंने आवाज उठाई थी कि वहां मंदिर बनाया जाए, तो सभी लोगों के लिए मंदिर बनाया गया, पर जिन्होंने आवाज उठाई थी उनकी भी मैंने चर्चा की है। तो इसको एक तरफ से देख लेना कि केवल ब्राह्मण की बात मैंने की, जब ब्राह्मणों की चर्चा हो रही है तो मैंने उस धर्म संसद में उपस्थित ब्राह्मणों की मांग पर को प्रकाश में लाया। तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने को गिराया जा रहा था, उस समय जो कारसेवकों पे गोली चलाने वाले ब्राह्मण के, हिंदुओं के विरोधी सपा के साथी आज परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, पर सत्ता में रहते हुए इनके ब्राह्मण मंत्री मनोज पांडे को इन्होंने पद से हटा दिया था। इटावा में देखिए, ब्राह्मण परिवार को पीट कर उनका मुंह पे कालिक लगाकर पूरे शहर में घुमाया गया था। कन्नौज में नीरज मिश्रा, जिसको कि अखिलेश जी के कहने पर ही जिसकी हत्या हुई थी, ऐसा कि हमारे सांसद जी ने साफ तौर पे मंचों से कहा था, कन्नौज के सांसद जी ने। और मैनपुरी के हरिहरपुर में 3 ब्राह्मणों को मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तमाम जिलों की अगर उदाहरण ले तो तमाम जिलों में ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा था। और ये जाति की बात करते हैं, इन्होंने जाति विशेष की भर्तियां तक की, हर जगह जाति विशेष के लोगों को, और जाति क्या, एक परिवार के लोग प्रधान से लेके मुख्यमंत्री तक बने रहे। और आज ये कहते हैं हम जाति पे भरोसा नहीं करते और हम पे गलत आरोप है। और जहां तक कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस भले मुख्यमंत्री गिना दे, लेकिन इनका सूपड़ा साहब पूरे देश में होता जा रहा है। ब्राह्मण क्या, किसी अन्य जाति के लोग भी इन पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनके जब ये सत्ता में होते हैं तो एक परिवार के अलावा किसी की कोई चलती नहीं होती। ये कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, मैं तो कहती हूँ पूरे देश में की राजनीति में एक परिवार के अलावा किसी की चलती नहीं है। और अनर्गल जो ये लिस्ट बनाते हैं कि 35 और 32 और 600 मुठभेड़ हो गए, तो कहीं ना कहीं यही नकारात्मक राजनीति, गलत आंकड़े पेश करने की वजह से 650 का आंकड़ा मनोज जी ने प्रस्तुत किया था, प्रदीप जी ने 32 का आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि मैं कह रही हूँ, ये मनगढ़ंत आंकड़ा बनाने वालों को जनता अच्छी तरह से जानती है। 14, 17, 19 में जनता ने इनको रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है। 650 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है योगी सरकार में। देखिए, ब्राह्मणों को बदनाम करना बंद कर दीजिए कि आप ये बताना चाहते हैं कि 650 केवल हाल में आपने एक ही परिवार के 5 लोगों को आपकी सरकार में जिंदा जला दिया गया था। लखनऊ है जहां विवेक तिवारी को गोली मारी थी आपने, ये लखनऊ है जहां कमलेश तिवारी को आपकी सरकार में उसकी हत्या कर दी गई। आप बात कर रही हैं लगातार ब्राह्मण विरोधी चेहरा योगी। प्रदीप जी मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। स्पष्ट है प्रदीप जी, मैं फिर आ जाऊंगा, उनकी बात आ जाने दीजिए। अपराधियों के पक्ष में इसी तरीके से आप खड़े रहेंगे तो जनता ने जो हश्र किया है इससे भी बुरा हश्र 2000। चलिए, ये रिजल्ट अलग बात है शबनम जी, रिजल्ट अलग बात है जो आंकड़े दिए जा रहे हैं। एक परिवार के 5 सदस्य ब्राह्मण परिवार के जिंदा जला दिए गए, कहाँ के अपराधी थे बताइएगा आप? नहीं, मैं तो बता रही हूँ, सपा के समय में तमाम ऐसे ब्राह्मण परिवारों को जिस जिले में चले जाइए, में 5 एक ही परिवार के 5 ब्राह्मण सदस्य जिंदा जला दिए गए अपराधियों द्वारा। क्या हुआ उनका? ये अपराधी थे क्या? विवेक तिवारी लखनऊ में गोली मार दी पुलिस ने, विवेक तिवारी अपराधी था क्या? कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई, कमलेश तिवारी अपराधी था क्या? देखिए, जो अपराधी हैं, अगर उनकी मुठभेड़ में मौत हुई है तो उसके लिए आप अगर आंसू बहाते हैं तो अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। विवेक तिवारी लखनऊ में अपराधी थे क्या? किसी की हत्या, एक एम्प्लॉय था जिसको पुलिस ने गोली मार दी थी, विवेक तिवारी, याद कर लीजिए। कमलेश तिवारी जो हिंदू महासभा चलाते थे, उनकी हत्या कर दी गई, याद कर लीजिए। ये अपराधी थे। कार्रवाई करते ऊंचाहार एक परिवार से 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, अपराधी थे। शबनम जी यहाँ संरक्षण दिया था, पर हमने विवेक तिवारी कांड में भी अपराधियों को तुरंत पकड़ा और सलाखों के पीछे किया। शबनम जी, खुशी दुबे का प्रकरण उठाया है, खुशी दुबे का प्रकरण मनोज जी ने भी उठाया है।
आपके ही पार्टी के सक्रिय सदस्य ने उठाया है। न्यायालय में है त्रिपाठी जी, खुशी दुबे का प्रकरण न्यायालय में है। वो 5 दिन की व्याख्या हो या किसी, अगर उसका कहीं पे कोई संलिप्तता है तो ये न्यायालय है या नहीं, ये न्यायालय तय करेगा। न्यायालय पर ये करेंगे, ये हम और आप चैनल पे बैठ के कहीं से भी नहीं कह सकते। कोई भी अपराधी पहली बार भी पकड़ाता है और 10वीं बार भी पकड़ाता है, लेकिन अगर वो में है तो इसका निर्णय न्यायालय पे होगा। अब वो सरकार का निर्णय नहीं हो सकता। जी प्रदीप जी, आऊंगा मनोज जी के पास। मनोज जी, सबनम जी का कहना है कि आपके सरकार के समय ज्यादा अत्याचार हुआ ब्राह्मणों में। नहीं, बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी ने। जिन कमलेश तिवारी जी का नाम लिया, समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके पास 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। कारण वो हिंदू महासभा चलाते थे और उनके बयानात जो होते थे वो थोड़ा सा वोकल होते थे, वो हार्डकोर बात कहते थे, जिससे उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी थी। जी। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने उनके सारे गनर हटा लिए थे, अब उनकी हत्या हो गई? क्यों हटा लिए थे? आपको मालूम नहीं था कि अगर जो हार्डकोर लाइन लीडरशिप या जो बयान देने वाले लीडर्स होते हैं उनको क्यों जरूरी होती है सुरक्षा? उनके बयानों की वजह से उनकी कई लोगों से दुश्मनियां हो जाती, कई लोग उनसे अदावत रखते हैं। आपने क्यों ऐसा किया? और खुशी दुबे की बात पे आप कोर्ट पे चली गई। एक उस विकास दुबे हत्याकांड में एक 14 या 15 साल का बच्चा था, साथ में विकास दुबे का ड्राइवर था या साथ में काम करता था, जो कुछ भी, मैं तो नौकर मान के चलता हूँ क्योंकि टीनेजर रहा होगा तो एज ए नौकर काम करता हूँ। उसको भी तो पुलिस ने पकड़ के उसकी हत्या कर दी थी। उसमें तो भी उनकी कार पंचर हो गई थी, वो भाग रहा था पकड़ने के बाद। जिस तरह की बातें आती, एक सोचिए, नाबालिग बच्चे को पुलिस पकड़ के गोली मार दे रही थी। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ अपराधियों को, लेकिन क्या आपने किसी व्यक्ति को न्याय की प्रक्रिया से गुजरने का मौका दिया कि वो दोषी था अथवा दोषी नहीं था? हो सकता है उस गोली कांड में, उस गोलीबारी में उसका कोई दोष न रहा हो, डर के मारे वो भाग गया हो। नाबालिग था, हथियार उठाने की उसकी बताइए। आप मुझसे बड़े हैं, आप ये बताइए, आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, क्या कोई नाबालिग बच्चा गोलियां आधाधुंध फायर कर सकता है? ये उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग थे कि सीरिया और नाइजीरिया के वो ब्लैक लोग थे जो आधाधुंध बच्चे, या सीरिया के जो आधाधुंध गोली चलाने वाले लोग थे? क्या नहीं थे वो लोग। लेकिन आपने सबको अपराधी, क्यों? आपके दृष्टिकोण में अगर वो बात नहीं फिट बैठती तो आप अपराधी ही दूसरे को समझते हो। फिर भी मैं कहता हूँ, बीजेपी अगर ये बेहतर ढंग से कह रही है कि हमने ब्राह्मणों का सम्मान किया, ब्राह्मणों के लिए काम किया, तो आपको बधाई है। समय आने पे ये जनता बता देगी कि आपने किसके साथ कितना काम किया है। लेकिन जो बात शबनम जी ने कह दी कि हमने 14 का चुनाव जीता, हमने 17 का, 19 का, क्या त्रिपाठी जी चुनाव जीतना ही हर बात को जस्टिफाई करेगा? चुनाव का परिणाम ही आपके कुकर्मों को कर्म बना देगा? अगर ये है तो मुझे लगता है हम सीरिया बनने की तरफ, इसमें दो राय नहीं। अगर आप चुनाव जीत लेते हैं और गलत को सही साबित कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि बेहतर लोकतंत्र की व्यवस्था में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। फिर भी बीजेपी के लोग अगर बेहतर काम किए होंगे तो जरूर जनता उनको सपोर्ट करेगी। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी निष्ठा के साथ जिस तरह काम सबके हर सर्व समाज के लिए करती चली आई, वैसे ही करेगी। हमें कोई इस बात का बहुत लाग लपेट नहीं है। पिछड़ों के न्याय की बात आपको त्रिपाठी जी, आपकी पत्रकारिता के शुरुआत से आपको पता होगा, आदरणीय नेताजी से और अखिलेश जी तक हमने, और समाजवादियों की ये भी बात रही है, हमने पिछड़ों के न्याय की बात की है, पिछड़ों के सम्मान की बात की है। क्योंकि वो समाज पीछे रह गए, इसलिए उनके पीछे पिछड़ा शब्द जुड़ा हुआ है। अगर वो आगे आ जाते तो निश्चित तौर पे, और आप कह रही प्रधानी से लेकर मुख्यमंत्री तक, हम एक बात का जवाब आपको मुंह तोड़ दिए दे रहे हैं। डिबेट में शबनम जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आपका आदर करते हुए, अगर लोकतंत्र में चुनाव जीत के एक परिवार के 10 आदमी जीतते हैं तो उसकी बात आप गलत नहीं ठहरा सकती। चुनाव प्रक्रिया है। वो आदमी, हम ये कहते हैं कि आपका बड़ा नेता बनारस से ही क्यों लड़ता है, आजमगढ़ से क्यों नहीं लड़ता है? आओ लड़ो ना, चुनाव ही तो लड़ना है। बनारस क्यों भाग जाते हैं? लखनऊ क्यों चले आते हैं? आजमगढ़ से लड़के दिखाओ, बड़े नेता हो। देखिए, चुनावी समीकरण है, इनको राजनीति में घुसड़ने की जरूरत नहीं है। जनता से चुन के आए हुए व्यक्ति का सम्मान हमारा कानून करता है, संविधान करता है। आप इस तरह की बातें कह सकते हैं। अगर जनता नहीं पसंद करेगी तो हरा देगी। हम 1 टिकट दें या 12 दें परिवार को, हम नहीं पसंद किया 17 में, हरा दिया।
किसको हम कुछ कह पाए? जनता ही सर्वोपरि होती है। इस तरह की अनर्गल और बहुत हल्की राजनीति बीजेपी करती है, इस बात का मेरा हमेशा विरोध रहेगा। चल प्रदीप जी, थोड़ा कम समय में, सबनम जी लास्ट अंतिम आप ही के पास आऊंगा। जी प्रदीप जी। निश्चित तौर पर अभी खुशी दुबे के प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 1 दिन की शादी हो या 5 दिन की शादी हो, या अगर अपराधी के परिवार की है तो उनकी गिरफ्तारी होगी। हमें कहते हैं कि लखीमपुर प्रकरण में एक अपराधी गृह राज्य मंत्री, उस पर यह आरोप है, साफ और स्पष्ट आरोप है कि उसके ही षड्यंत्र पर उसके गुंडे बेटे ने किसानों के सीने पर गाड़ियां चढ़ाई। आज भी अपराधी गृह राज्य मंत्री वो खुलेआम घूम रहा है। क्या योगी सरकार या मोदी सरकार ने ये साहस कर पाएगी कि उस अपराधी गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार कर सके, उसे बर्खास्त कर सके? ये भारतीय जनता पार्टी को के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए। अगर यही स्टैंडर्ड खुशी दुबे का है तो फिर अपराधी गृह राज्य मंत्री टेनी महाराज, जिस पर आपराधिक इतिहास जिसका है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, हम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते और प्रदेश में सरकारें जाति के आधार पर नहीं चलाई जा सकती। हम निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बुनियादी मुद्दों की बात करते हैं, हम युवाओं की बेरोजगारी की बात करते हैं, हम बढ़ती हुई महंगाई की बात करते हैं, हम महिला सुरक्षा पर बात करते हैं, हम कानून व्यवस्था पर बात करते हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। और इस अहंकारी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अंतिम व्यक्ति की आवाज बनकर कोई राजनीतिक दल अगर खड़ा नजर आया है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नजर आई है, हमारी नेता प्रियंका गांधी नजर आई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार जी लल्लू नजर आए। हर मुद्दे पर हमने गिरफ्तारियां दी हैं, 18,000 से ज्यादा हमारे कांग्रेस के क्रांतिकारी साथियों ने गिरफ्तारियां दी हैं, हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने गिरफ्तारी दी है, हमारी प्रभारी महोदया श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने इस अहंकारी सरकार के खिलाफ किसानों के हितों में खड़े होकर गिरफ्तारियां दी हैं। हाँ, एक बात स्पष्ट है, जब भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि अब ये समिति बनाने की उसको जरूरत पड़ती है, तो ये बात तय है, उसके मन में कहीं संदेह है कि ब्राह्मणों के बीच में संदेश है कि ये क्षत्रिय महासभा की सरकार है और ब्राह्मण विरोधी सरकार है। और हम तो ये कहते हैं न सिर्फ ब्राह्मण विरोधी सरकार है, बल्कि अल्पसंख्यक विरोधी सरकार भी है, दलित विरोधी सरकार भी है और पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार भी है। इस प्रदेश में केवल एक सरकार चल रही है, वो क्षत्रिय महासभा की सरकार। सबनम जी, आप कुछ कहना चाह रही थी मनोज जी के समय और प्रदीप जी के समय कम है, थोड़ा संक्षेप में। आरोपी और अपराधी किसी परिवार के सदस्य के तौर पे नहीं देखा जाता है, उसकी संलिप्तता और उसके पक्ष में सबूत होने से देखा जाता है। टेनी को अब तक इनकाउंटर कर दो, अजय मिश्रा को टेनी को क्यों नहीं अब तक इनकाउंटर कर दिया, उसको जेल क्यों नहीं भेजा? इन्होंने दिला मिश्रा टेनी को। गुंडा गृह राज्य मंत्री टेनी महाराज, जिसका आपराधिक इतिहास भेजिए ना, उसी बात आपने अपनी बात कही। मनोज जी, प्रदीप जी, अजय मिश्रा टेनी को संरक्षण ही तो प्राप्त है अमित शाह का, आस्था का, सरकार का। टेनी महाराज की गिरफ्तारी कब होगी और उसकी बर्खास्तगी कब होगी? संरक्षण, एक महिला जो 1 हफ्ते पूर्व की ब्याहता है उसपे तो संरक्षण प्राप्त हो गया अपराधियों का, लेकिन अजय मिश्रा टेनी जिसने धमकी देके अपने बेटे से किसानों को कुचल दिया, उस पर किसका संरक्षण है? जो गुंडा गृह राज्य मंत्री है, जिस पर ये आरोप है कि जिसके कहने पर उसके गुंडे लड़के ने किसानों के छाती पर गाड़ी चढ़ा दी। आपने बात कही और जस्टिफाई मत करिए। जी प्रदीप जी, आपने आरोप लगाया है, उत्तर तो आने दीजिए। मनोज जी, सबनम जी, ये गलत बयानबाजी कर रहे थे, इसलिए दोनों हताश होकर आतुर होकर बीच में बोलना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसी बयानबाजी से ये बचे क्योंकि अपराधियों के साथ खड़े होकर इन्होंने कहीं न कहीं पूरे देश में अपराधियों को राजनीति में लाने में जो मंत्री के साथ नहीं है, गुंडे गृह राज्य मंत्री की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती प्रदेश में आंदोलन चलता रहेगा, उसकी बर्खास्तगी तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जिस प्रदेश में आपकी सत्ता है उस प्रदेश में तो अपराध का इतना बोलबाला, पर एक शब्द प्रियंका गांधी जी बोलती है। गुंडा गृह राज्य मंत्री, आपराधिक इतिहास, उसके षड्यंत्र पर किसानों की छाती पर गाड़ी चढ़ाई गई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रही है कि 2 दिन की ब्याहता खुशी दुबे की गिरफ्तारी जायज है और टेनी महाराज अपराधी की गिरफ्तारी नाजायज हो जाएगी। जो डबल तरीके का नजरिया रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ बोले और अन्य प्रदेशों में जहां आपका शासन है वहां आप अपराध को अरे खुशी दुबे और टेनी महाराज के बारे में बताइए आप।
खुशी दुबे की गिरफ्तारी को आप जायज मानती हैं? शबनम जी की बात है, शबनम जी होने पर आप कहती है नाजायज होगा? हमें जिताया है तो मनोज जी को बता दें, जनता के मत को नकार के आप बोलते हैं तो जनता उनको सुनती है। जनता नहीं, आप ये बताइए, मोदी जी को आजमगढ़ से चुनाव कब लड़ाएंगे? चलिए, आप बनारस से ही क्यों चुनाव लड़ाती हैं? राजनाथ सिंह लखनऊ से क्यों लड़ते हैं? चंदौली से क्यों नहीं लड़ना है? उनको तो गृह जनपद चंदौली लड़ाइए ना। चलिए, समीकरण पे चर्चा नहीं की जाती है शबनम जी, इसको हल्की राजनीति बोलते हैं। और राजनीति में आपका दल बड़ा है तो कम से कम बात तो दमदार कहा करिए। हल्केपन की बातें करने में मुझे नहीं लगता है कि राजनीति को बेहतर दिशा में ले जाया जा सकता है। कब लड़ाएंगी राजनाथ को आजमगढ़ से? चलिए, कब लड़ाएंगे अमित शाह मोदी को चंदौली से? लड़ाइए ना। है हिम्मत? नहीं है ना? हिम्मत नहीं है ना? चलो मनोज जी, ये मुद्दा अलग है। आज नहीं, मुद्दा मतलब जो बीजेपी जितने हल्केपन की बात त्रिपाठी जी करती है, समाजवादी लोग उस तरह की बात करने के लिए अभी मुझे लगता है हम लोगों को कई दशक और बीतने पड़ेंगे। और हमारे पास आरएसएस जैसा झूठ मंत्रालय भी कोई नहीं जो हमें रोज झूठ की ट्रेनिंग सुबह उठते ही दे। समाजवादी पार्टी 377 हटाने आए थे 370 के नाम लेके 370 हटा दिए को बढ़ावा दिया है जी। चलिए शबनम जी, रवि जी, इस पूरे उसमें कितना क्या असर डालेगा इस बार ब्राह्मण? देखिए त्रिपाठी जी, समाज कभी भी अपराधियों के साथ खड़ा नहीं होता है। और घटनाएं, मैं नहीं कहता कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, लेकिन निश्चित तौर पर वो न्यायालय फैसला करेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि 2000 अगर आप देखें कि पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव से लगातार ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। पिछले चाहे 2 लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा, और संभव है कि जो विपक्ष ने आरोप लगाए हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़े, लेकिन इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा मुझे नहीं लगता। और खास करके मोदी फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में अदा करेगा, क्योंकि जिस तरीके के विकास कार्य वहाँ पर किए गए हैं, खास करके चाहे अयोध्या का मंदिर वाली बात हो या काशी विश्वनाथ का मामला हो, या इससे बड़ी आप बात देखिए, अभी गोरखपुर में उन्होंने एक बड़े उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। तो हो गया रवि तो जी, निश्चित तौर पर रवि जी, वो ट्रायल पे चलाया गया था, खत्म, वो 6 महीने के लिए बंद जी। अरे वो सिंबॉलिक करते हैं। कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर भी एक बड़ी भूमिका, मोदी फैक्टर माइनस भी हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। यादव जी, पूरे राष्ट्र में, मैं मध्य प्रदेश की बात भी कर रहा हूँ, यहाँ भी मोदी फैक्टर काम करता है। 2018 के चुनाव में भले ही कुछ कम सीटें मिली हो, लेकिन ये कटु सत्य है कि यूपी वालों का नेचर दूसरा है थोड़ा। यूपी बिहार और जिस तरह के चुनाव होते हैं इस साइड में, वो एमपी वाला टेस्ट आपका 15 साल पे होगा, लेकिन यहाँ 5 साल में रोटी पलट जाती है। चलिए देखने वाली बात होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, राजस्थान हुआ, इनका टेस्ट दूसरा है, लेकिन एमपी वाला टेस्ट आपका थोड़ा दूसरा था। लेकिन केंद्र सरकार की जो भी उपलब्धियां रही उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता। उपलब्धियां, राशन बांटना उपलब्धियां हैं सर। अब मत इस पे चर्चा 24 में करेंगे। चलिए 24 में करेंगे, 24 में करेंगे। समय भी बहुत हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, प्रदीप जी आपका, शबनम जी आपका और रवि जी आपका हमारे साथ अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो 2007 में बसपा के 41 ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव जीते, 2012 में सपा के 21 और 2017 में बीजेपी के 46 ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव जीते, और इसमें 9 योगी सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा है। ये संख्या सपा और बसपा सरकार के समय ब्राह्मण मंत्रियों की संख्या से ज्यादा है। ऐसे में विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी और वो ब्राह्मण हितैषी है, गले नहीं उतर रहा। हालांकि जिस तरह से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, किसान आंदोलन के साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते ब्राह्मण वर्ग योगी सरकार से नाराज चल रहा है, और अब बाकायदा एक समिति बनाकर बीजेपी ब्राह्मण वर्ग को साधने में जुटी है। ऐसे में देखना होगा कि उसके बाद ब्राह्मण मतदाताओं का बीजेपी और अन्य दलों को कितना साथ मिलता है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में। नमस्कार।